चलिए आज आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक का है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक देखने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपया है। ठीक है, और वो क्या चाहता है कि वो दो जगह उसे निवेश करना चाहता है। ठीक है, मतलब 30,000 रुपया है, कुछ रुपया पहला बॉन्ड और दूसरा कुछ रुपया दूसरा बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, बॉन्ड के रूप में जो है उसे निवेश करना चाहता है और कह रहा है कि पहला बॉन्ड पे उसे 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है और दूसरा बॉन्ड पे उसे 7% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। कह रहा है आव्यूह गुणन का प्रयोग करके, आव्यूह गुणन का प्रयोग करके हमें कह रहा है कि बताइए कि कितना कितना रुपया वो 30,000 में से कहां कहां लगाया होगा। ठीक है, जिससे कि उसे 1,800 रुपया टोटल ब्याज मिल गया। ये तो सवाल लिखा हुआ था, हम पढ़ के आपको समझा दिए। अब सवाल को समझिए, समझ में तो अभी नहीं आया होगा। कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया है। ठीक है, सिचुएशन समझिएगा। 30,000 रुपया टोटल है, इसे हम दो जगह निवेश करेंगे। दो जगह निवेश करेंगे। पहला जगह जहां निवेश कर रहे हैं वहां 5% वार्षिक ब्याज आ रहा है और दूसरा जगह जहां निवेश करेंगे वहां से हमें 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब ये तय हो गया कि देखिए 30,000 रुपया है, कुछ रुपया यहां लगाए कुछ रुपया यहां लगाए। ये तय हो गया कि यहां से 5% और यहां से 7% हमें ब्याज मिला और यह बता चुका है, वह यह बता चुका है कि एक साल के बाद हमें टोटल 1,800 रुपया जो है ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि 30,000 का कुछ हिस्सा यहां लगाए कुछ हिस्सा यहां लगाए, यहां से 5% ब्याज मिला और यहां से 7% ब्याज मिला। मतलब 30,000 का कुछ हिस्सा से हमें कुछ रुपया ब्याज के रूप में आया और यहां से कुछ रुपया हमें ब्याज के रूप में आया, लेकिन टोटल कितना रुपया आया? 1,800 रुपया टोटल ब्याज के रूप में आया है। कुछ ब्याज यहां से मिला है, कुछ ब्याज यहां से मिला है। वो सिचुएशन हम पहले आपको समझा देते हैं, ये ब्याज वाला सिस्टम होता क्या है। अब देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपया है और आप ऐसा जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको मान के चलिए 5% वार्षिक ब्याज मिलने वाला है, तो एक साल के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो 10,000 गुने सिंपल 5/100, क्योंकि 5% आपको वहां से ब्याज वार्षिक ब्याज मिल रहा है। देखिए, तो 1 0 चला गया। ठीक है, और ये हो गया 500 रुपया। ठीक है, जो सिंपल आप SI पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो P गुने R गुने T/100 होता था, मान के चलिए कुछ उसी तरह का यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है। T का मतलब समय हुआ करता था और समय यहाँ क्या है? एक साल है, यानी एक है। इसलिए सीधा जो मेरा अमाउंट है वो और जो मेरा रेट है उसको हम गुना कर दिए एक तरह से, तो वो वैल्यू आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर आपके पास मान के चलिए 20,000 रुपया है, आपके पास 20,000 रुपया है और एक जगह आप कहीं इन्वेस्ट किए हों और वहां से मान के चलिए कि आपको 7% वार्षिक ब्याज अगर मिल रहा है, तो आपको एक साल के बाद कितना रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में? तो 20,000 गुने क्या कीजिएगा आप 7/100 कर दीजिएगा, तो यहां से 0 चला जाएगा और आपको 1,400 रुपया जो है सिर्फ ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। अगर 20,000 रुपया आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो 1,400 रुपया सिर्फ आपका ब्याज मिलेगा और ये 20,000 रुपया तो आपका रखा ही है। यानी कि 20,000 रुपया जो था प्लस 1,400 आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर एक साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वैसा जगह जहां से आपको 7% ब्याज दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो वही सिचुएशन यहां दिया गया है कि 30,000 रुपया है, कुछ रुपया यहां इन्वेस्ट किया कुछ रुपया यहां इन्वेस्ट किया, तो यहां से कुछ इंटरेस्ट मिला, यहां से कुछ इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट उसको 1,800 रुपया मिला। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके हमें बनाना है। छोड़ दीजिए पहले आव्यूह गुणन, अगर इसे हम डायरेक्ट बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि भैया 30,000 रुपया तो टोटल है, मान के चलिए हम पहला जगह अगर x रुपया इन्वेस्ट किए तो कितना ब्याज मिलेगा पहला जगह से? तो x का कितना? 5%, यानी 5/100। यही तो ब्याज हुआ। अभी तो हम तुरंत आपको बताए कि 20,000 रुपया अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ और ब्याज इतना मिला, तो इतना गुने इतना जब किए तो आपको ये क्या मिला? ये आपको ब्याज मिला। तो वही चीज तो यहां हुआ है। x रुपया आपका टोटल था और ब्याज के रूप में इतना मिल रहा था, तो ये जो हो गया ना टोटल अमाउंट गुने 5/100, यानी कि ब्याज का जो दर था यही तो आपका ब्याज हो गया। ध्यान से देखिए ना, टोटल रुपया को जब गुना किए हम, जो मेरा दर था ब्याज का जो 1,400 आया वो क्या आया? ब्याज आया। तो ये ब्याज है लिखल कि नहीं लिखल है? तो ये हो गया पहला जगह का ब्याज प्लस 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 30,000 रुपया। बात को समझिए, टोटल 30,000 रुपया मेरे पास था। अगर ये तय हो गया कि पहला जगह हम 16,000 रुपया दिए हैं मान के लीजिए, तो दूसरा जगह कितना रुपया हम देंगे? 14,000 ना देंगे जी?
क्योंकि टोटल 30,000 है तो ये 16 ले लिया, तो यहाँ 14 बचा देने के लिए। तो ये 14,000 कैसे आया, यानी टोटल अमाउंट जो 30,000 है माइनस जो हम यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, पहला जगह लगा दिए 16,000, तब जाके ये हमें दूसरा अमाउंट मिला। तो अगर पहला जगह हम x रुपया लगाए हैं, अगर पहला जगह हम x रुपया लगाए हैं, तो दूसरा जगह कितना रुपया लगाएंगे, 30,000। 30,000 घटाओ x, 30,000 घटाओ x रुपया ही लगाने के लिए मेरे पास बचा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल 30,000 रुपया था, अगर इसको हम x रुपया दे दिए तो यहाँ 30,000 घटाओ x रुपया हो गया। तो ये तो हो गया मेरा अमाउंट जो हम दूसरा जगह लगाए, इन्वेस्ट किए। इसका ब्याज कितना होगा, अभी हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो ये बोला था दूसरा जगह से 7% ब्याज मिलेगा, मतलब 7/100, 7/100। और बराबर क्या, देखो ये ब्याज पहला जगह से आया, ये क्या लिखा हुआ है, ब्याज लिखा हुआ है। तो पहला जगह से इतना ब्याज आया, दूसरा जगह से इतना ब्याज आया, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, 1,800 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको सिंपल सा आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि हम कितना कितना रुपया दोनों जगह इन्वेस्ट किए हैं, कि 1 साल के बाद हमें 1,800 रुपया टोटल ब्याज के रूप में मिला, दोनों जगह से मिला के मिला। ठीक बात, तो ऐसे करके हम बना लेते हैं। लेकिन जब आव्यूह गुणन का वो बात किया है तो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में इसी बात को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने से पहले हम आपको दो बात आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए कि दो मैट्रिक्स अगर आपके सामने होता था तो उसका गुना होने का क्या शर्त था, गुना होने का शर्त होता था, या दो मैट्रिक्स तभी गुना होता था जब हम दोनों के कोटि में कुछ विशेष गुण को देखते थे या पाते थे। अगर पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को हम गुना करना चाहते हैं, तो पहला मैट्रिक्स का अगर कोटि m गुने n है और दूसरा मैट्रिक्स का कोटि अगर b गुने q है, तो ये n और p बराबर होगा, तभी दो मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकता है, हाँ कि ना। आप बोलिएगा हाँ, यानी कि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर हो तभी दो मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकता है। और बराबर में याद कीजिए, जब गुना हो सकता है, अगर ये बराबर है और गुना हो सकता है, तो गुणनफल के रूप में जो मैट्रिक्स हमें मिलता था उसका कोटि हुआ करता था m गुने q, हाँ कि ना। तो आप बोलिएगा हाँ। दूसरा सिचुएशन है, ये तो गुना का रूल आपको याद दिला दिया। दूसरा सिचुएशन हुआ करता था कि अगर हम मान के चलिए कि हम कुछ अव्यय दे दिए, हम कुछ आपको अव्यय दे दिए, बोले कि जी इस अव्यय को आप मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो इसे 2, 4, 6 करके भी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और अगर इसे हम चाहेंगे तो ऐसे करके भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 अव्यय हम आपको दिए थे, 2, 4, 6, बोले इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे करके भी अगर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, x रुपया इन्वेस्ट किए और 30,000 घटाओ x रुपया दूसरा जगह इन्वेस्ट किए, इसका हम एक मैट्रिक्स बना लिए। ठीक बात। और दूसरा मैट्रिक्स हम कुछ अगर ऐसा बनाने का प्रयास करें कि जी 5/100 है और ये 7/100 है, ये क्या है, ब्याज का दर हो गया। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि बराबर हम क्या लिखेंगे, 1,800 ही लिखेंगे। बराबर क्या लिखेंगे, 1,800 ही लिखेंगे, क्योंकि 1,800 रुपया ही टोटल ब्याज के रूप में हमें आया है। अभी तुरंत हम बिना आव्यूह गुणन के जब बना रहे थे तो यहाँ 1,800 लिख रहे थे, अब यहाँ मैट्रिक्स का यूज करना था तो 1,800 को मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए। इस मैट्रिक्स का क्या कोटि होता है, 1 गुने 1, यानी ये तय है कि यहाँ 1,800 लिखाएगा, और अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखाएगा तो इसका कोटि 1 गुने 1 का कहलाएगा, हाँ कि ना। अब अगर आप इस सवाल में यहां आइएगा तो इसका कोटि क्या हो गया, 2 गुने 1 हो गया, और इसका कोटि क्या हो गया, 1 गुने 2 हो गया। तो ये अगर हम ऐसे करके इसको गुना करना चाहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, गुना तो ये हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये और ये बराबर है, गुना तो हो जाएगा, लेकिन इसका गुणनफल कितना कोटि का आएगा, 2 गुने 2 कोटि का आएगा, यानी कि इसके अंदर 4 अव्यय चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि बराबर में 1,800 ही रहने वाला है, क्योंकि 1,800 वो दिया गया है। अगर हमें आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे दूसरा तरीका से लिखना पड़ेगा, x और 30,000 घटाओ x। अगर हम ऐसे करके इसे रिप्रेजेंट करके बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया x और 30,000 घटाओ x, और इसको लिख दीजिए 5/100 और 7/100, और ये बराबर हो जाएगा 1,800 के। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, तो आप बोलिएगा 1,800 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक बात। ये मैट्रिक्स का गुणन नियम से आप इसे बना सकते हैं। आप देखिए जैसे इसको गुना करने जाइएगा तो x का गुना करना पड़ेगा इससे, बोलिएगा हाँ सर, और 30,000
30,000 घटाओ x को गुना करना पड़ेगा 7/100 से। ये मैट्रिक्स को हम गुना करने का तरीका होता है और बराबर 1800 होता है। तो ध्यान से देखिए, तो अभी 1 मिनट पहले बिना गुणन नियम का जब हम बताए थे तो यही चीज ना आया था। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको हम सिंपली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x/100, ये हो गया 5x/100। इसे क्या कीजिए, पहले इससे गुना कीजिए, तो प्लस 30,000 गुने 7/100 बोलिएगा हाँ सर। और ये इससे गुना हुआ और यही इससे गुना होगा तो हो जाएगा -7x/100 बराबर 1800 बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो यही चीज कैसा दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये और ये भाग आपस में सोल्व होकर लिखा जाएगा -2x/100, हाँ कि ना। 5 में 7 घटा -2 हो गया। और यहां से देखिए 2 जीरो चला गया और ये हो गया 7×21 यानी कि प्लस 2100। कितना हो गया जी, प्लस 2100। ध्यान से देखिए, और बराबर 1800 की बराबर 1800। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं, -2x/100, ठीक है, प्लस -2x/100 प्लस 2100 प्लस 2100 प्लस 2100 बराबर 1800। सिंपली अब इसे हम सोल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो -2x। देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 100 पे ही इसे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2x हो गया प्लस 2100, तो है ये था, 2 जीरो आ जाएगा एलसीएम के कारण। अगर आपको निकालने आ रहा है इसका भीम का जोड़, तो 100 बराबर 1800 बोलिएगा ठीक। तो -2x प्लस 1 2 3 4 जीरो बराबर 1800, और ये 100 जब इससे गुना होगा तो इस पे 2 जीरो और आ जाएगा, हाँ कि ना। -2x और इसको इधर घटा दीजिए, तो 18 पे 4 जीरो, 18 पे 4 जीरो में 21 पे 4 जीरो हो जाएगा, बोलिएगा हाँ सर। अब इसको घटा दीजिए, तो -2x बराबर हो जाएगा -3 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, हाँ, माइनस माइनस कट गया। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30,000 घटाओ बटे 2, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 15,000। यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आया, x हम किसे माने थे, पहला बॉन्ड में पैसा जो इन्वेस्ट किया गया तो उसे हम x माने थे, कि यहाँ x रुपया हम इन्वेस्ट किए, निवेश किए, और दूसरा बॉन्ड में हम 30,000 घटाओ x रुपया इन्वेस्ट किए, 30,000 घटाओ x रुपया इन्वेस्ट किए। मतलब कि सोल्व करने पे हमें क्या पता चला कि पहला बॉन्ड में हम कितना रुपया दिए, 15,000, और दूसरा बॉन्ड में भी हम कितना दिए, 15,000। क्यों, क्योंकि 30,000 घटाओ x से तब भी 15,000 आ जाएगा। टोटल 30,000 है ये था। अगर यहाँ 15,000 दिए हैं तो यहाँ भी 15,000 ही दिए होंगे, तब जाके हमें टोटल 1800 ब्याज 1 साल के बाद मिला है। ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि x का वैल्यू 15,000 आ गया, और हम माने ही थे शुरू में क्या, पहला बॉन्ड में 15,000 रुपया हम इन्वेस्ट किए। आगे बढ़ जाइएगा, सेम 19 नंबर सवाल है, और यहां कहा जा रहा है कि 2,000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। सब कुछ सेम है, यानी क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पे x रुपया पहला में इन्वेस्ट किए, दूसरा में हम 30,000 घटाओ x रुपया इन्वेस्ट किए, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और इसे हम गुना कर देंगे, इसे हम गुना कर देंगे किससे भाई, तो जो मेरा वो ब्याज का दर दे रखा था इतना, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2,000 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2,000 के बराबर हो जाएगा। अब जो है इसे गुना जब हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे जब गुना करके, तो ये हो जाएगा x गुने 5/100 प्लस 30,000 घटाओ x को गुना कर देंगे हम 7/100 से, और बराबर 2,000 की 2,000, बोलिएगा हाँ सर। अब एज इट इज इसे आगे सोल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम जो है समय बर्बाद यहाँ नहीं करते हैं। इसके आगे आप खुद बना लीजिएगा। का अगला सवाल अब हम सीधा देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे का सवाल अगर हम देखेंगे तो इस सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि कोई स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ठीक है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, एक दर्जन में 12, यानी 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, ठीक है, 8
दर्जन जो है फिजिक्स का किताब है और 10 दर्जन जो है इकोनॉमिक्स का किताब है, वहां रखा गया। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री का कितना किताब है, तो आप बोलिएगा सर केमिस्ट्री का 120 किताब है। क्यों? क्योंकि एक दर्जन में होता है 12 और 10 दर्जन है तो हो गया 120। ठीक है, उसी तरह से फिजिक्स का जो बुक होगा, फिजिक्स का कितना किताब होगा जी, तो फिजिक्स का किताब होगा बरठे 96 यानी कि 96 हो जाएगा, क्योंकि 8 दर्जन हो गया तो 12 गुने 8 आपको कर देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का किताब है, यानी कि इकोनॉमिक्स का किताब हो जाएगा 120। यानी इतना हो गया किताब का संख्या। प्रत्येक का दर दिया गया है कि 80 रुपया जो है एक केमिस्ट्री वाले किताब का दाम है, 60 रुपया एक केमिस्ट्री वाले किताब का दाम, ये फिजिक्स वाले किताब का दाम है, और एक इकोनॉमिक्स वाले किताब का दाम 40 रुपया है। आप ध्यान से इस बात को देख सकते हैं, प्रति पुस्तक का यहाँ पे बात किया जा रहा है। सेम सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि जी आव्यूह बीजगणित यानी कि आव्यूह गुणन का प्रयोग करके आप जो है यह बता दीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने के बाद कुल कितना धनराशि उसे प्राप्त होगा। फिर हम वही बात बोलेंगे कि अगर हम आव्यूह गुणन का ना प्रयोग करें और डायरेक्ट पैसा निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। बात को समझिए, टोटल 120 किताब जो है केमिस्ट्री का है, बोलिएगा हाँ सर है, और एक किताब का दाम 80 रुपया है, तो बोलिएगा हाँ सर, यानी गुने 80, यानी इतना रुपया उसे किससे आएगा, इतना रुपया उसे सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है केमिस्ट्री वाले किताब को बेचकर। लेकिन वो पूछ रहा है क्या सब किताब को बेचकर कितना रुपया दुकानदार को मिलेगा, तो इतना प्लस अब जो है 8 दर्जन है यानी कि 96 को हम गुना कर देंगे 60 से, क्योंकि 60 रुपया उसका कीमत हो गया, और प्लस जो है फिर 120 गुने 40 कर देंगे। जब इतना करेंगे सोल्व करके जो आएगा वैल्यू, वही वैल्यू जो है दुकानदार का कुल धनराशि के बराबर हो जाएगा। यही सिचुएशन होगा कि नहीं होगा। इसी को मैट्रिक्स का फॉर्म दे देना है, इसी को मैट्रिक्स का फॉर्म दे देना है, तो फिर वही बात हो गया। ये तो तय है कि यहाँ जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एक राशि आएगा, मतलब वो 1 गुने 1 मैट्रिक्स का एक गुने 1 कोटि का एक यहाँ मैट्रिक्स आने वाला है। तो उसी फॉर्म में जो है हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो कितना है, 120 किताब हो गया, किताब की संख्या एक मैट्रिक्स में डाल दीजिए और प्रत्येक किताब का मूल्य दूसरा मैट्रिक्स में डाल दीजिए, 96 और हो जाएगा 120, ये किताब की संख्या। और इसे हम इस तरह से मैट्रिक्स बना देंगे और इसे बोल देंगे 80, 60 और 40। इसे हम सोल्व करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर देखिए 120 का 80 से गुना हो गया, अगर गुना कीजिएगा मैट्रिक्स को तो इसी ना गुना होगा जी, तो 96 का 60 से गुना हो जाएगा और 120 का 40 से गुना हो जाएगा, और इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा जो वैल्यू आपको चाहिए, हाँ कि ना, बोलिए जल्दी। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये गुना भाग आप खुद कर लीजिएगा, भाग क्या सिर्फ गुना ही करना है और जोड़ कर देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक्स है x बाई जेड डब्ल्यू पी, और इसका जो है क्रमशः जो है कोटि दिया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना 2 गुने n, ये x का कोटि है। ठीक उसी तरह से अगर देखिएगा तो 3 गुने k किसका कोटि हो जाएगा, बाई का। उसी तरह से 2 गुने p जो है ये z का कोटि हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से n गुने 3 w का कोटि हो जाएगा, n गुने 3 w का कोटि हो जाएगा, और p का कोटि हो जाएगा p गुने k। ये हो गया कोटि जो सवाल में दे रखा है। अब अगर आप प्रश्न पे आइएगा तो बोल रहा है p बाई प्लस w बाई के परिभाषित होने के लिए n के p में क्या संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, तो आप समझिए बात को, p बाई और w बाई परिभाषित होगा, चलिए ठीक बात है, लेकिन उससे पहले तो p बाई अपना परिभाषित होगा, w बाई अपना परिभाषित होगा, क्योंकि हर दो मैट्रिक्स आपस में गुना नहीं हो सकता, यानी कि कोई निश्चित शर्त को पूरा करेगा तो ही p बाई आपस में गुना हो सकता है, और उसी तरह से w बाई भी आपस में गुना तभी होगा जब वो आव्यूह गुणन के शर्तों को पूरा करे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये और ये गुना हो जब हो रहा है तो इसका क्या शर्त है, फिर ये गुना हर करके जो मैट्रिक्स बना फिर उसके जुटने का क्या शर्त है। भाई दो मैट्रिक्स कब जुटता है, जब उसका कोटि बराबर होता है। तो कोटि बराबर इस दोनों का है, ये तो तय हो गया। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से जुट रहा है तो हर हाल में दोनों का क्या है, कोटि बराबर है। लेकिन पहले सिचुएशन देखिए
कि पहले गुना होने का क्या शर्त है। तो p का मान के चलिए p बाई को हम गुना कर रहे हैं, p बाई को गुना कर रहे हैं। तो p का कोटि दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये p का कोटि है p गुने के, और बाई का कोटि है, बाई का कोटि अगर देखिएगा ध्यान से तो 3 गुने के है, तो हम यहाँ 3 गुने के लिख लेते हैं। तो भाई p बाई तो हर हाल में गुना होगा, w बाई भी हर हाल में गुना होगा, मतलब दोनों का गुना परिभाषित होगा तभी तो ये जुटेगा। पहले ये प्रोसेस होगा तब तो आगे का प्रोसेस होगा जुटने का। तो ये दोनों तो हर हाल में गुना होना चाहिए, परिभाषित का है वो शर्त हमसे पूछ रहा है। तो गुना होने के लिए हर हाल में क्या चाहिए, k और 3 बराबर होना चाहिए। यानी ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि k का वैल्यू तो 3 होगा, k का वैल्यू तो 3 होगा, तभी ये चीज परिभाषित हो सकता है। और p बाई का कोटि क्या होगा, p बाई का कोटि क्या होगा, तो आपको पता है गुना का नियम के अकॉर्डिंग भाई p और k, यानी इसका कोटि हो जाएगा p गुने k, हाँ कि ना, p गुने के, हाँ कि ना। ठीक इसी प्रकार से एक बार हम w बाई पे नजर दौड़ाएंगे। तो w का कोटि क्या है और बाई का कोटि क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो w का कोटि जो है n गुने 3 है, और बाई का कोटि देखिए 3 गुने के है। तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 और ये 3 बराबर है, हाँ कि ना। तो इस तर्ज पे हम क्या बोल सकते हैं, गुना तो ये होगा, और w बाई का कोटि क्या हो जाएगा गुणन नियम के हिसाब से, n गुने के, क्या हो जाएगा, n गुने के हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अरे भाई w बाई तभी ना गुना होता जब ये बराबर होता, तो ये तो बराबर ही है। तो हर हाल में w बाई किस कोटि का मैट्रिक्स निकलेगा, तो n गुने के कोटि का मैट्रिक्स निकलेगा। अब यही दोनों जुट रहा है, तो ये कब जुटेगा, जब दोनों का कोटि बराबर होगा, यानी कि दोनों के पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तभी ना दो मैट्रिक्स जुट सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ p है तो यहाँ भी p होना चाहिए, तभी ना ये संभव है। यानी हम क्या समझेंगे कि p हर हाल में n के बराबर होना चाहिए, और k तो यहाँ है ये है, यानी k के बराबर है ये है। यानी कि ये पूरा सवाल में हमें क्या संबंध निकला कि p n के बराबर होना चाहिए और k 3 होना चाहिए। ये दो चीज हमें यहां समझ में आया, तब जाके ये क्वांटिटी जो है हमारा परिभाषित हो सकता है, हाँ कि ना। तो इस आधार पे ऑप्शन मिलाइएगा तो आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगा k का मान 3 और p बराबर n होना चाहिए। तो ये सवाल हमारा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। सेम सवाल, सब निर्देश सेम दिया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यदि n बराबर p है तो 7x घटाओ 5z का आप हमको कोटि बताइए। तो 7 गुने एक मैट्रिक्स x है और x का कोटि है 2 गुने n, 2 गुने n, ठीक है। घटाओ, फिर 5 को गुना करना है मैट्रिक्स z से, और z का कोटि दे रखा है 2 गुने p, 2 गुने p। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, क्या कभी मैट्रिक्स को हम किसी अचर से गुना करते हैं तो उसका कोटि बदलता है? नहीं बदलता है। अगर x का कोटि 2 गुने n है तो 7x का भी कोटि, 7x का भी जो कोटि है वो 2 गुने n ही रहेगा, हाँ कि ना। अचर से गुना करने पे मैट्रिक्स का कभी भी कोटि नहीं बदलता है। माइनस का साइन दे रखा है, हम माइनस दे देते हैं। 5z का क्या मतलब हो जाएगा, 5z जो एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका भी कोटि 2 गुने p ही होगा, हाँ कि ना। अब बताइए ये दोनों अगर घटेगा, ये दोनों अगर घटेगा तो इसका क्या कोटि होगा? घट के कोई भी मैट्रिक्स आ रहा होगा, घट के कोई भी मैट्रिक्स आ रहा होगा भाई मेरे, उसका कोटि तो बराबर होगा। सबसे पहले ये घट रहा है मतलब क्या, 2 गुने n जो है, 2 गुने n जो है वो बराबर होगा 2 गुने p का। मतलब यहां हम कोटि को बराबर कर रहे हैं, मतलब ये दो और ये दो बराबर, पंक्ति पंक्ति आपस में बराबर हो गया। भाई दो मैट्रिक्स तभी घटेगा जब दोनों का कोटि बराबर होगा, और रिजल्ट में भी वही कोटि वाला मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ दो दो आपस में बराबर हो गया, और यहाँ से NP भी हर हाल में बराबर होगा, NP भी हर हाल में बराबर होगा। यानी कि या तो ये 2 गुने n कोटि का मैट्रिक्स होगा, या तो ये 2 गुने p कोटि का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि NP तो बराबर है, NP का जो भी वैल्यू आ जाए। तो ऑप्शन में देख लीजिए 2 गुने n दे ले कि 2 गुने p दे ले, तो 2 गुने n दे ले, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 7x घटाओ 5z जो एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका कोटि जो है 2 गुने n होगा। ऑप्शन में 2 गुने p भी दे सकता था, तो 2 गुने p भी उसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 आज समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।